गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 11th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज में। आज बेटा अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 विकास। तो सबसे पहले बेटा अपन विकास का अर्थ देखते हैं। विकास शब्द अपनी व्यापकतम अर्थ में, व्यापकतम यानी एक विस्तृत अर्थ में, उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन अभिलाषा के विचारों का वाहक है। अभिलाषा यानी इच्छा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उन्नति हो, प्रगति हो, यानी वो आगे बढ़े, जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहे, समृद्धि हो, खुशहाली हो। और बेटा 10th क्लास में भी अपन ने पढ़ा था विकास, लेकिन उस समय विकास को अपन ने जिस अर्थ में पढ़ा वो था अभिवृद्धि, यानी आर्थिक क्षेत्र में विकास। आर्थिक वृद्धि को अपन ने विकास में पढ़ा, यानी राष्ट्रीय आय बढ़ना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ना। लेकिन आज अपन विकास को एक विस्तृत अर्थ में पढ़ रहे हैं, जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति हो, प्रगति हो, खुशहाली हो। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके जीवन में विकास हो। तो विकास को अपन एक छोटे रूप में इस प्रकार भी समझ सकते हैं। बेटा आपके जो स्कूल है, स्कूल में हर साल अभिव्यक्ति निकलती है, उसमें पिछले साल की जितनी भी शैक्षणिक उपलब्धियां हैं, शैक्षणिक उपलब्धियों के अलावा इतर उपलब्धियां हैं, वो सब अभिव्यक्ति में लिखी जाती है, विकास बताया जाता है। आज जिस विकास की अपन चर्चा कर रहे हैं उसको हालांकि बांध बनाने, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, आर्थिक वृद्धि, अस्पताल बनाना, सड़क बनाना, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान स्थापित करना, तो सिर्फ उन तक सीमित कर दिया गया है। तो इस प्रक्रिया में समाज के जो कुछ हिस्से हैं वो तो लाभान्वित हो रहे हैं, बल्कि बाकी जो लोग हैं अपने घर, जमीन, जीवन शैली बिना किसी भरपाई के उन्हें खोना पड़ सकता है। वो सब बेटा अपन आगे पढ़ेंगे कि कैसे विकास में कुछ लोग अपना घर तक खो देते हैं। तो क्या विकास क्रम में लोगों के अधिकारों का सम्मान किया गया? क्या विकास के लाभ और जो लाभ का वितरण उचित था? सभी लोगों को विकास का लाभ समान रूप से मिला है? तो आज जो विकास का मॉडल अपन अपना रहे वो बहस और आलोचना का विषय भी बन रहा है। तो इसमें सरकार क्या भूमिका निभा सकती है ताकि जिससे किसी भी देश में विकास के अनुभव को जांचा जा सके कि विकास सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं, विकास का लाभ वहां के सभी नागरिकों को मिल रहा है या नहीं। तो बेटा जो विकास है इसकी चुनौतियां अपन देखते हैं कि विकास के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। 20वीं शताब्दी, आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। 20वीं शताब्दी में विकास की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा रही, महत्वपूर्ण अवधारणाओं में शामिल रही। उस समय एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों ने राजनीतिक आज़ादी हासिल की, स्वतंत्रता प्राप्त की, जो कि ब्रिटेन के, फ्रांस के, यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। तो उनके निवासियों का जीवन स्तर निम्न था। जीवन स्तर निम्न यानी वहां पर गरीबी थी, शिक्षा, चिकित्सा, अन्य सुविधाओं का अभाव था। तो बेटा इन्हें अक्सर अविकसित या पिछड़े हुए देश कहा जाता है। भारत जैसे देश को विकासशील देश कहा जाता है, जबकि यूरोपीय देश है, अमेरिका है, विकसित है। क्यों? क्योंकि हमारा शोषण हुआ, औपनिवेशिक प्रक्रिया के दौरान हमें गरीब बना दिया गया, कंगाल बना दिया गया, और हमारा मुकाबला पश्चिम यूरोप के अमीर देशों और अमेरिका जैसे देशों से था। 1950 से 1960 के दशक में जब अधिकतर एशिया और अफ्रीका के देश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी हासिल कर रहे थे, तब उनके सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या थी? क्या चुनौतियां थी विकास के सामने? गरीबी, लोगों का जीवन स्तर निम्न था, लोगों के पास रोजगार नहीं थे, खाने के लिए अन्न नहीं था। सबसे पहली चुनौती थी गरीबी। गरीबी की समस्या का समाधान कैसे हो? विकास के सामने दूसरी चुनौती थी कुपोषण। गरीबी है, खाने का अभाव है, लोग कुपोषण से ग्रसित थे, बीमारियों से जकड़े जा रहे थे। तीसरी समस्या बेरोजगारी। लोगों के पास रोजगार था ही नहीं, शिक्षा नहीं थी, तकनीकी शिक्षा नहीं थी, लोगों के पास रोजगार नहीं थे। निरक्षरता थी, अधिकांश जनसंख्या निरक्षर होती थी। तो ये सारी विकास के सामने चुनौतियां थी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के निहायत
जरूरी समस्याओं का समाधान कारण करना था। तो सबसे मुख्य जो उस समय की जरूरत थी वो क्या थी? इन सब समस्याओं का समाधान करना, इन चुनौतियों से लड़ना, जो कि उस समय एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश इन समस्याओं से सामना कर रहे थे, लड़ रहे थे। और उन देशों का तर्क क्या था, उन देशों की जनता का, कि वे पिछड़े इसलिए हैं कि औपनिवेशिक शासन में उनके संसाधनों का दोहन किया गया, शोषण किया गया, उपयोग किया गया। जो औपनिवेशिक देश थे उन्होंने अपने फायदे के लिए इन देशों के संसाधनों का उपयोग किया। स्वतंत्रता के बाद संसाधनों का उपयोग अपने राष्ट्रीय हित से सर्वश्रेष्ठ तरीके, ये मान रहे थे कि आज उनकी जो दशा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो औपनिवेशिक देश जिन्होंने इनके संसाधनों का शोषण किया। हालांकि विकास की अवधारणा विगत वर्षों में काफ़ी बदली है। पहले सिर्फ आर्थिक उन्नति और समाज के आधुनिकीकरण अर्थात पश्चिमी देशों के समकक्ष आना को ही विकास माना जा रहा था। विकासशील देशों में औद्योगिकरण करना, उद्योगों की स्थापना करना, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा था। तो इस तरह समाज के आर्थिक बदलाव शुरू करने में केवल राजसत्ता ही सशक्त माध्यम, यानी सरकार के द्वारा ही ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं, विकास की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। अनेक देशों में विकास की महत्वाकांक्षी योजनाओं का सूत्रपात किया गया। विकास के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से योजनाएं शुरू की गई और ऐसा करने में विकसित देशों की मदद और उनसे कर्ज लिया गया। अपन अपने भारत की बात करते हैं। भारत में विकास नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950। नियोजन को अपनाया गया। नियोजन सोच समझ करके सही दिशा में बढ़ाया गया कदम नियोजन कहलाता है। तो भारत ने सोवियत संघ रूस की तर्ज पर नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया और इसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई, एक श्रृंखला बनाई गई हर 5 साल के लिए। जैसे कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का विकास किया गया। तो इस तरह अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग उद्देश्य रखे गए। इन पंचवर्षीय योजनाओं में बेटा जैसे कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल बांध बनाया गया, जो कि विश्व का सबसे जो खड़े बांध है विश्व में उनमें सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट बनाया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर रूस, ब्रिटेन, जर्मनी की, कनाडा, इनकी सहायता से अलग अलग जगह पर इस्पात संयंत्र लगाए गए। बड़े बड़े खनन, उर्वरक उत्पादन और कृषि तकनीकों में सुधार कार्य किए गए। बड़ी बड़ी परियोजनाएं शुरू की गई। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जो हम बहुआयामी जिसके बहुत सारे लाभ हैं, रणनीति आर्थिक क्षेत्र में प्रभावकारी होगी और देश की संपन्नता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। देश आर्थिक विकास या उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। ये उम्मीद भी की गई कि इस बढ़ोतरी में समाज के संपन्न वर्ग ही नहीं बल्कि जो गरीब लोग हैं उनको भी फायदा पहुंचेगा, वो भी विकास की प्रक्रिया में सहायक बनेंगे। असमानता को कम करने में ये विकास सहायक होगा। जो असमानता का स्तर है, गरीबी अमीरी में अंतर है, उसको दूर करेगा ये विकास की प्रक्रिया। नवीनतम तकनीकों पर विश्वास किया गया, नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए और उन्नत देशों के ज्ञान तक पहुंचने के लिहाज में उनके साथ सहयोग करने को उच्च प्राथमिकता मिली। इन पश्चिम देशों की तर्ज पर हमने भी विकास की प्रक्रिया को अपनाया। अधिक आधुनिक और प्रगतिशील बनाने के लिए, उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए हमने पश्चिम की प्रौद्योगिकी को अपनाया, पश्चिम के देशों से सहयोग लिया। लेकिन विकास का जो मॉडल भारत और अन्य विकासशील देशों में अपनाया गया, उसकी विगत वर्षों में कई तरीकों से आलोचना हुई। इसके आलोचना का कारण क्या था? गरीबी का स्तर अभी तभी कम नहीं हुआ और जैसे
बड़े बांध बनाए गए तो उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग विस्थापित हो गए, उनके घरों की समस्याएं सामने हो गई। आज भी भारत जनसंख्या वृद्धि, गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा है। कई ऐसी समस्याएं हैं जो आज अपने देश को आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जारी है। तो बेटा विकास के मॉडल की आलोचनाएं, जो ये विकास का मॉडल हमने अपनाया या अन्य विकासशील देशों ने अपनाया, तो उसकी आलोचना वो किस आधार पर की जा रही है? जो विकास का मॉडल अपनाया गया, नियोजन किया गया, योजनाएं बनाई गई, तो उसके लिए कर्ज कहाँ से लिया गया? विकसित देशों से। अफ्रीका जैसे देश, बहुत सारे देश कर्ज के बोझ तले दब गए और दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए, क्योंकि कर्ज तो उन्होंने ले लिया, योजनाएं शुरू कर दी, लेकिन वापस जब उन्हें लाभ नहीं हुआ तो वे कर्ज नहीं चुका पाए और कर्ज के जाल में सिकुड़ते चले गए। एक नया साम्राज्यवाद या नया उपनिवेशीकरण शुरू हो गया और जो ये अविकसित या पिछड़े या विकासशील देश हैं, इनको और अधिक नुकसान पहुंचा है। इसलिए विकास के मॉडल की आलोचनाएं की जा रही है। विकास की कीमत जो हमारे समय है, उसके अलावा बड़े बांधों के निर्माण, औद्योगिक गतिविधियां, खनन कार्य, सड़क निर्माण, तो इसमें बड़ी संख्या में कुछ लोगों को अपने घरों और क्षेत्रों से विस्थापित होना पड़ा। उनके जो ग्रामीण समुदाय है, खेतीहर समुदाय है, उनसे उनकी जमीन ले ली गई। ये लोग बेरोजगार हो गए, हाशिए पर चले गए, उनके सामने कोई जीविका का साधन नहीं रहा। तो लंबी अवधि में अर्जित परंपरागत कौशल नष्ट हो जाते हैं और संस्कृति का भी विनाश होता है, क्योंकि वह लोग जब नई जगह पर जाते हैं तो अपनी पूरी सामुदायिक जीवन पत्ती खो बैठते हैं, फिर से एक नई शुरुआत नहीं कर पाते और वो लोग हाशिए पर चले जाते हैं। तो ऐसी विस्थापन ने देश में संघर्षों को भी जन्म दिया। इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, विस्थापन से उत्पन्न समस्या। बेटे नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम आपने सभी ने सुना होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मेघा पाटेकर ने, जो कि अपने राजस्थान में अजमेर से हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया सरदार सरोवर परियोजना के खिलाफ, क्योंकि जो नर्मदा नदी पर बांध बनाया जा रहा था, सरदार सरोवर बांध, तो इसके खिलाफ आंदोलन चलाया गया। आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? वे लोग जो कि इस क्षेत्र में बांध बनाने से विस्थापित हो जाएंगे, उनकी जमीन, कृषि कार्य उनसे छिन जाएगा। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, बिजली पैदा होगी और सौराष्ट्र और कच्छ के रेगिस्तानी इलाके में पेयजल, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन वो दावे ऐसे पूरे नहीं हो पाए। बड़े बांधों के विरोध के दावों का खंडन करते हैं। इसके अलावा अपनी जमीन के, जब किसानों की जमीन चली जाती है, उनकी आजीविका चली जाती है, उनके रोजगार चले जाते हैं, उनके घर चले गए, तो जो विस्थापन की पीड़ा जिन लोगों ने झेली, उन लोगों को समाज में कीमत चुकानी पड़ी। आज भी वे लोग हाशिए पर पहुंच गए, फिर से एक नई शुरुआत नहीं कर पाए। तो जो जनजाति समुदाय है, दलित समुदाय है, वंचित समूह है, वो इस पीड़ा को झेल रहे हैं। इसके अलावा पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि बांध बनाए जाते हैं, जंगलों को काटा जाता है, नदियों के पानी को रोका जाता है, तो जो पर्यावरण है उसका संतुलन बिगड़ता है। तो बेटा अपन बात करें विकास की वह कीमत जो हमारे पर्यावरण को चुकानी पड़ी। वास्तव में विकास की वजह से अनेक देशों में पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ रहा है। अपन बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटों पर सुनामी ने जो कहर बरपाया, तो ये देखा गया कि तटीय वनों के नष्ट होने और समुद्र तट के निकट वाणिज्यिक उद्यमों के स्थापित होने से ऐसा हो रहा है, क्योंकि समुद्र के तट के पास जो पेड़ पौधे थे, वनस्पति थी, उनको नष्ट किया गया और वाणिज्यिक उद्यम स्थापित किए गए, कारखाने लगाए गए, तो उसकी कीमत वहां पर हर साल सुनामी की तबाही के रूप में चुकानी पड़ती है। आपने भूमंडल के ताप बढ़ने, ये अपन सुनते हैं बेटा धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सभी ने सुना है ये सब कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है। ये बाढ़ लाने बांग्लादेश और मालदीव जैसे
निम्न भूमि वाले इलाके को डुबो देने में सक्षम है। बेटा अपन अपने भी बात करते हैं, अपने सुंदरवन डेल्टा है, यहाँ पर कई द्वीप जलमग्न हो चुके हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। न्यूजीलैंड का किरिबाती द्वीप समूह 10 लाख आबादी निवास करती है, उसके भी डूबने का भय बना हुआ है। तो आने वाले दौर में पारिस्थितिक संकट से हम बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। जब वायुमंडल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है तो सांस लेने में अमीर को भी समस्या होगी और गरीब को भी समस्या होगी। लेकिन संसाधनों के अविवेकशील उपयोग का वंचितों पर तात्कालिक और अधिक तीखा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उनके पास बचने के लिए संसाधन नहीं होंगे। और इसका कारण क्या है? जल जीवन, जड़ी बूटी, आहार आदि के रूप में जंगल के संसाधनों को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब जंगल नष्ट होते हैं, गरीबों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। नदियों, तालाबों के सूखने, भूमिगत जल स्तर के गिरने का अर्थ है कि औरतों को पानी लाने के लिए अधिक दूर तक चलना पड़ेगा। आज भी एशिया और अफ्रीका के कई देश हैं जहां पर औरतें मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिर पर मटकी रख करके दूर दूर तक पानी लेने जाती है। तो ये सब पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ने का परिणाम है कि भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है। तो विकास के जिस मॉडल को हम अनुकरण कर रहे हैं वह ऊर्जा के उत्तरोत्तर बढ़ने के उपयोग पर पूरी तरह निर्भर है। विश्व में प्रमुख ऊर्जा का अधिकांश भाग कोयला, पेट्रोलियम जैसे स्रोतों से आता है जिससे पुनः प्राप्त करना संभव नहीं। हम बेटा 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन। तो हम जानते हैं जो कोयला है, पेट्रोलियम है, अनवीकरणीय संसाधन है, इनको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता और यही संसाधन पर्यावरण प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार है। सतत पोषणीय विकास बेटा आपने सुना होगा। संसाधनों का उपयोग अगर हम इस प्रकार से करें कि हम भी कर सके सही ढंग से और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रख सके, तो आज सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता है ताकि हम पर्यावरण को बचा सके। ग्लोबल वार्मिंग के लिए विश्व स्तर पर बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कार्बन प्रदूषण जो है उत्सर्जन कम किया जाएगा। तो जो विकास की ये कीमत है आज हमारे पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विकसित देश है वो कार्बन उत्सर्जन में उतना आगे नहीं आते, जबकि हम विकासशील देश इसके लिए तैयार है। तो विकसित और विकासशील दोनों ही देशों को नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करना होगा, क्योंकि अगर हमने संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया तो आने वाले समय में क्या होगा? क्या हमारी पृथ्वी संसाधन रहित हो जाएगी? तो हमें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। विकास की जो योजनाएं बनाएं हम वो पारिस्थितिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए बनाएं और उसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके नकारात्मक प्रभाव नहीं हो। विकास महत्वपूर्ण है किसी भी देश की उन्नति के लिए, लेकिन विकास को अपनाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को हमारे द्वारा किए गए विकास का नुकसान नहीं भरना पड़े। इससे आगे का टॉपिक बेटा अपन कल पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में जो प्रश्न बन रहे हैं वो मैं आपको पूछ लेती हूँ। सबसे पहले विकास का क्या अर्थ है? दूसरा, आज विकास के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, कौन सी बाधाएं हैं? भारत में विकास के लिए कौन सी तकनीक अपनाई गई? भारत में विकास की प्रक्रिया क्या रही? और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विकास की कीमत पर्यावरण को किस प्रकार से चुकानी पड़ी है? तो ऐसे प्रश्न आपके इस टॉपिक में बन सकते हैं। इससे आगे का बेटा अपन कल पढ़ेंगे।